इस ऑनलाइन गूगल मीट के एकल कविता पाठ में आपका दिल से स्वागत है। बहुत बहुत नमस्ते मिथिलेश जी। बहुत बहुत नमस्ते आभार। नमस्ते। मैं लिखावट के पाठकों, श्रोताओं, मित्रों, कवियों, लेखकों से बताना चाहता हूं कि निरंजन सोत्रिय हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं। रघुवीर सहाय कहा करते थे कि हम सब लोग मिलके कविता का संसार रचते हैं। अगर एक कविता मैंने नहीं लिखी तो हो सकता है आपने लिखी हो या उन्होंने लिखी हो। तो जब तक सबका ये सबका श्रम एक जगह नहीं होगा, कविता का संसार नहीं बनेगा। निरंजन जी, ये भाव हमारे समय में खत्म होता रहा है। तो खैर, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लिखावट ने एक एकल कविता पाठ की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें कई कवियों को हमने रिकॉर्ड किया है, मित्र कवियों को रिकॉर्ड किया है, अच्छे कवियों को रिकॉर्ड किया है। तो आप तो अच्छे कवि भी हैं, मित्र भी हैं, और हम लोग कल चर्चा भी कर रहे थे कि साहित्य अकादमी में एक साथ हम लोग कविता पाठ में थे। जी 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 जी। मैं निरंजन जी के बारे में बताना चाहता हूं कि आप का सृजन संसार जो है बहुत बड़ा है। आपने कहानियां लिखी हैं जो उनके बीच का जहर तथा अन्य कहानियों में संकलित है, जो छप के आया था 1987 में। 2002 में काव्य संग्रह आया जिसका नाम है जहां से जन्म लेते हैं पंख। 2008 में दूसरा संग्रह आया जुगल बंदी। फिर एक कहानी संग्रह 2009 में आता है धुआं। फिर निबंध संग्रहों की एक किताब 2010 में आई, आगदार तीली। तीली। हाँ, आगदार तीली, बहुत सुंदर नाम है, आगदार तीली। सारी तीलियां आग नहीं पैदा करती हैं। जी जी जी। बहुत सुंदर नाम है, आगदार तीलियां। आपने युवा कवियों पर, यानी कि हम आप तो एक पीढ़ी के हैं, हमारी पीढ़ी के बाद की पीढ़ी पर आपने काम किया है। आपने कई युवा लेखकों कवियों पर निबंध लिखे हैं, उन पर चर्चा की है, और वो भी एक किताब के रूप में, युवा द्वादश द्वादश। और कोई और किताब आई हो तो आप जोड़ लेंगे। ये किताब बोधि प्रकाशन से आई है। और कविता के बाद जो महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं वो युवा लोगों पर लिखना, उनको नोटिस लेना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं वो है समावर्तन का संपादन। वो समावर्तन जो 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 नियमित रूप से वो पत्रिका निकल रही है। और कल साहित्यिक पत्रकारिता पर जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे उसमें आपने बताया भी कि इसके लिए, समावर्तन के लिए, एक कमिटेड टीम है। जो लोग समावर्तन को बनाए रखने के लिए, प्रकाशित करने के लिए मेहनत करते हैं, वो भी एक काबिले तारीफ बात है कि अपनी टीम को सैल्यूट करना। अभिनव
शब्द शिल्पी सम्मान, सृजन पक्ष सम्मान इत्यादि सम्मानों से आप सम्मानित हैं। आपकी कविता की चर्चा हम कवियों के बीच में रहती है, होती रहती है। तो आज इस एकल कविता पाठ के इस कड़ी में मैं आपको कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। निरंजन जी। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने लिखावट के इस सर्जनात्मक मंच से ये अवसर दिया। कल भी हम लोगों ने बहुत लंबी और बहुत अच्छी बात की थी, 4-6 लोगों ने बीच में, और बहुत सारी व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बातें हमारी साहित्यिक पत्रिकाओं को बचाने के संदर्भ में जो आपने जो प्रस्ताव दिए थे, कल भी काफी लंबा उसमें डिस्कशन हुआ, और वो एक हिंदी के लिए और पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता के लिए एक उपयोगी संवाद था। आज आपने मुझे कविता पाठ के लिए यहाँ बुलाया है अपने मंच पर। लिखावट से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, जब से शुरू हुआ है ये समूह। आपके साथ भी जो है कविता पाठ करने का, जैसा कि आपने बताया, साहित्य अकेडमी में अवसर मिला था जब नरेश सक्सेना जी उस कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे थे, और बहुत दिल्ली के नामी गिरामी साहित्यकार भी वहाँ उपस्थित थे। वो भी एक अच्छा अनुभव था। लेकिन मैं आपसे जैसा कह रहा था फोन पर भी, ये आयोजन शुरू होने के पहले, कि आप वाकई में बहुत मेहनत करते हैं। शुक्रिया। इस उम्र में इन नई नई, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी तो ये सारी चीजें जो है, संचार की है, टेक्नोलॉजी है, सारे ये तो बहुत जल्दी समझ जाती है। लेकिन हमारे और हमसे, आप तो, मैं आपको अपना अग्रज और वरिष्ठ मानता हूँ, तो वो लोग जब इन चीजों को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, आप टेक्नोलॉजी का नकार करके आगे नहीं बढ़ सकते कि नहीं भाई हम तो वही कागज कलम वाले युग में जिएंगे, तो फिर आप बहुत कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ लेकिन देते। मुझे बड़ी प्रसन्नता और बड़ा अचंभा भी होता है कि आप जैसे लोगों ने भी उस टेक्नोलॉजी को एकदम दरकिनार नहीं कर दिया, और अपनी जिद के कारण कि नहीं हम तो वही, आपने उसको अपनाया है। और उससे अब निश्चित रूप से आप भी अनुभव करते होंगे कि इससे आपने एक बड़ा संसार और बड़ी पहुंच जो है अपनी, वो कायम की है। और ये बहुत, जब समय बदलता है, जब चीजें बदलती हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं बदलना होता है। जी ये जी जी, ये एक पीढ़ी का दायित्व भी होता है। हम जी हर जगह जो है अपनी जिद पर कि नहीं हम तो उन्हीं संस्कारों में जिएंगे, ये संभव नहीं। लेकिन आपने ये करके दिखाया है। अधिकांश लोगों ने छोड़ दिया है कि नहीं भाई, आपको जो करना है वो आप हमसे ले लीजिए, लेकिन हम उस उस नए नए माध्यमों को और नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को और नए टेक्नोलॉजी को उस तरह से नहीं अपनाएंगे, हमारी तो उम्र हो चुकी है। लेकिन नहीं, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। खैर, बहरहाल मुझे लगभग आधे घंटे का समय हाँ दिया गया है, जी तो अभी जी 7:15 बजे हैं, घड़ी मेरे सामने है। बिल्कुल और बिल्कुल। बिल्कुल मैं समय के अनुशासन में रहते हुए लगभग 7:45 पर अपना कार्यपाठ समाप्त कर दूंगा। खास लेकिन करके लेकिन लेकिन जी अंतिम जी कविता पूरा करके ही छोड़िएगा। जी 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 बिल्कुल। तो इसीलिए चूंकि आप से बात हुई कि आज जो कौशल किशोर जी भी जो कह रहे थे कि जुगलबंदी का पाठ होना चाहिए, तो जी जुगलबंदी को मैंने सबसे अंत में रखा है। तो ओके। ठीक। हाँ, जी वो पूरा करके ही भले ही वो 30 की जगह 35 मिनट का आपका जी प्रोग्राम जी हो जाए, लेकिन जी मैं जी चाहूंगा कि बाकी कविताएं कम करके जुगलबंदी को पूरा, क्योंकि वो 10-12 मिनट ले लेती है। जी खैर, तो मैं आपकी अनुमति से ये कविता पाठ शुरू करता हूँ। कुछ कविताएं अपने पहले संग्रह
जहां से जन्म लेते हैं पंख से पढ़ूंगा, जो कि सन 2002 में आया, जैसा कि आपने बताया, और आधार प्रकाशन से आया था ये। इसमें से मैं 3 कविताएं, छोटी कविताएं हैं, वो पढ़ूंगा। उसके बाद फिर स्वागत है। जी जी। पहली कविता है मुझे पसंद है। ये कविता इस संग्रह में है, और ये कविता मैं आपको बताऊं मिथिलेश जी, ये हंस में छपी थी सन 1988 में संभवतः। तो हंस 2 कविताएं छपी थी, उसमें से एक ये है मुझे पसंद है। वो समय था जब हंस अपने पीक पर हुआ करता था, और अर्चना वर्मा जी उसमें कविताएं देखा करती थी। ये कविता उसमें छपी थी, और इस कविता के हंस में छपने से मुझे एक कवि के रूप में जो एक्सेप्टेंस कह लें, स्वीकार्य कह लें, और मुझे खुद को जो कहें कि जो प्रोत्साहन जो एक साहित्यिक पत्रिका दे सकती है, मंच दे सकती है, उसे मुझे बड़ा बल मिला था। निश्चित रूप से मैं वो कविता पढ़ रहा हूँ, मुझे पसंद है। मुझे पसंद है थकान और उदासी भरे दिन को चुकाकर शाम को घर लौटना। मुझे पसंद है थकान और उदासी भरे दिन को चुकाकर शाम को घर लौटना। मुझे पसंद है घर लौटते हुए गली के आखिरी छोर पर मौजूद भाड़ पर खड़े रहकर मक्का के दानों को गर्म तवे पर फूटते हुए देखना। वाह वाह, बहुत अच्छा। मक्का के दानों को गर्म तवे पर फूटते हुए देखना पीली मक्का को सफेद और हल्का होते हुए। वाह। लेकिन मुझे और भी पसंद है उन बट्ठर दानों को देखना जो फूटते नहीं। मुझे लगता है तमाम जी हुजूर शोर के बीच नहीं कहने वाले अभी बचे हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरी कविता है जो इंडिया टुडे की साहित्य वार्षिकी में आई थी, और फिर इस अंक में संकलित है, इस संग्रह में। नींद और स्वप्न। नींद और स्वप्न, ये थोड़ी सी बड़ी कविता है, लेकिन नींद और स्वप्न। हमें अपनी नींद के बारे में कुछ पता नहीं होता, हम जाग कर महसूसते हैं दूसरों की नींद। हमारा समूचा आक्रोश जागे हुए आदमी पर है, नींद लेता आदमी हमें भला लगता है। भली लगती है सोते हुए आदमी की मूछें, पेशानी पर पड़े बल और ठोड़ी का मस्सा भी। हम सोचते काश यह आदमी सोता ही रहे, इस आदमी की नींद हमारी नींद की वजह होती है। हम सोते हुए बच्चे की पलकों के भीतर अनुभव करते पुतलियों का कंपन। खेल रहा होगा इस वक्त वह चांद पर खरगोश के साथ, भिजी मुट्ठियां उसकी बता रही हमें कि चटख रंगों वाली एक तितली पकड़ रखी उसने कसकर। नींद में बच्चे का चौंक जाना भर जाता बेचैनी से हमें। नींद में बच्चे का चौंक जाना भर जाता बेचैनी से हमें, और हम उसे थपकी देकर दुस्वप्न से लड़ने की ताकत देते हैं। हम डरते पिता की नींद में भी जागती चौकस आंखों से, गुजरते उनके कमरे से दबे पांव, और निकलने के बाद भी आशंकित रहते कि देख लिए गए। पिता के करवट बदलने पर हिल जाता है घर, जैसे शेषनाग के हिलने पर डोलती है फन पर धरी पृथ्वी। बड़ा मुश्किल होता थकी हुई माँ के नींद में लिपटे चेहरे का सामना करना। दिन भर गृहस्थी के दुख बीनती माँ, दिन भर घर का अमंगल फटकारती माँ, रात को घर से लिपट कर सोती है। एक तरल बूंद नींद में माँ की आंखों से निकलकर देर तक टिकी रहती पलकों के किनारे, जिसके बारे में कहती है कि थकान की वजह से है,
हम फौरन मान लेते। नींद हमें समझाना चाहती है माँ के दुख की भाषा। हम बगल में सो रही पत्नी की नींद को टटोलते, सांस रोक कर करते प्रतीक्षा कि एक दिन बड़बड़ा दे वह नींद में अपने पुराने प्रेमी का नाम, और हम जबरन नींद में घुसकर उसकी उठा लाएं वे सारे कढ़े हुए रुमाल, जिन्हें देखकर सोती है वह बेखबर थकन से चूर भी। हम बहन की नींद के प्रति रहते सजग, कैसे स्वप्न देखती वह, और चाहिए कैसे देखना। हमारा पहरा उसकी नींद पर, उसका पहरा अपने स्वप्न पर। वह अपनी आंखों को ढककर सोती हाथों से, बड़ी हो रही लड़कियों की तरह। वाह। नींद और स्वप्न। वह अपनी आंखों को ढककर सोती हाथों से, बड़ी हो रही लड़कियों की तरह। नींद और स्वप्न परम विश्वास पात्र उसके, प्रवेश वर्जित। हमारे स्वप्न तुनक मिजाज होते हैं, हमारे स्वप्न तुनक मिजाज होते हैं। जरा सी छेड़छाड़ पर वे हमारी नींद से पैर पटकते हुए निकल जाते हैं, यह कहकर कि स्वप्न नींद के गुलाम नहीं होते, और तब वे जागते हुए आदमी की आंखों में घुस जाते हैं। नींद आदमी का सबसे ईमानदार क्षण है। नींद आदमी का सबसे ईमानदार क्षण है। काश हम नींद ले रहे किसी आदमी से बात कर पाते। अरे वाह, बहुत अच्छा। इसी संग्रह से अंतिम कविता में पढ़ रहा हूँ, तीसरी कविता, फार्मूले। जी। आजकल फार्मूले का ही जमाना है, बहुत आसान होता है फार्मूले। फार्मूले। एक फार्मूला लो, छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी। एक फार्मूला लो और राज करो, एक फार्मूला लो और राज करो, एक फार्मूला लो और प्रजा ही बने रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक फार्मूला लो और राज करो, एक फार्मूला लो और प्रजा ही बने रहो, एक फार्मूला लो और कविता बना लो, एक फार्मूला लो और। यह एक ऐसा देश है जिसमें 1.25 अरब लोग नहीं, 8-10 फार्मूले रहते हैं। बहुत अच्छा। जुगलबंदी, जैसा कि मैंने कहा, सबसे अंत में जी पढ़ूंगा जी मैं, आप जी। भी रात। कुछ कविताएं इन दोनों संग्रहों से, जो जुगलबंदी जो संग्रह था वो दूसरा संग्रह था, लेकिन उसमें से वही कविता, लेकिन जो उसके बाद की कविताएं जो शायद तीसरे संग्रह में अब आएंगी, और वो भी आधार प्रकाशन से ही आ रहा है, तो उसमें से कविताएं मैं पढ़ूंगा। एक तो है आज का सबसे बड़ा सवाल, कि कोरोना कब जाएगा। का शीर्षक है, कोरोना कब जाएगा। आपने कभी किसी बच्चे को जार जार रोते हुए देखा है? नवजात नहीं, थोड़ा बड़ा। रोना तो नवजात का शगल है। वह बच्चा जो समझता हो मार डांट प्रताड़ना और उपेक्षा का दंश, तो याद करें उस बच्चे का अविराम रुदन। वह थक जाता है रोते रोते किसी दंश की वजह से और सो जाता है। गहरी नींद में भी लेता है वह सिसकियां देर तक। ये सिसकियां पीड़ा का निस्यंद है, इन्फिल्ट्रेशन। ये सिसकियां पीड़ा का निस्यंद है, अधिक विचलित करती उसके रोने से भी। उस बच्चे की नींद में अटकी सिसकियां, उस बच्चे की नींद में अटकी सिसकियां जब थमेंगी, कोरोना तभी जाएगा। वाह वाह। एक है हमारे सिलेबस में जो फेरबदल होता रहता है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जी। मैं भी, क्योंकि शिक्षा से हम लोग उस तरह से जुड़े हुए हैं। वर्णमाला का सौंदर्य, वर्णमाला का सौंदर्य। अनार का आम, इमली आम का, ई इमली का, बड़ी ई ईख गन्ना जो होता है, वो हमने बचपन में उसी से अपनी अपनी वर्णमाला सीखी थी, पढ़ी थी।
जी। अनार, आम और इमली तक सहमति थी। अनार, आम और इमली तक सहमति थी, लेकिन ईख के बारे में पूछा कि यदि ईमान का सिखाएं तो, यदि ईमान का सिखाएं तो, जवाब आया, लेकिन ईमान कोई वस्तु नहीं जिससे बच्चों को समझाया जा सके। उत्तर था, ईमान कोई वस्तु नहीं जिससे बच्चों को समझाया जा सके। उत्तर था। तो फिर ईंट का कैसा रहेगा? तो फिर ईंट का कैसा रहेगा? कुछ देर मौन पसरा रहा। अनार, आम, इमली के स्वाद को समझें, इन फलों की नाजुकता के बरक्स ईंट की कठोरता। वर्णमाला का कोई सौंदर्य भी होता है कि नहीं? अंततः ईख फाइनल और ईंट वर्णमाला से बाहर हुई। ईख फाइनल और ईंट अंततः वर्णमाला से बाहर हुई। इस तरह नींव में मजबूती की जगह मिठास को रखने के विचार का जन्म हुआ। बहुत अच्छा। एक और छोटी कविता है, मंशा। उन्होंने कहा फूल, उन्होंने कहा फूल, फूल मुरझा गए। उन्होंने कहा नदी, नदी सूख गई। उन्होंने कहा आग, आग बुझ गई। उन्होंने कहा मनुष्य, मनुष्य मर गए। उनकी मंशा अंततः, उनकी मंशा अंततः उनके शब्दों में उतर चुकी थी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं मरा यूं, मैं मरा इसलिए क्योंकि सामने दंगाइयों की वहशी भीड़ थी और मैं निहत्था था अपने विचारों के साथ। क्योंकि इस पाचन तंत्र में था मैं कुछ अपच जैसा, जो अंततः वमन के साथ बाहर कर दिया जाता है। क्योंकि इस यंत्र का मैं था वह पुर्जा, जो तमाम चिकनाइयां लपेट देने के बावजूद खर्र खर्र करता है। क्योंकि था मैं उस बच्चे सा अबोध, जो वस्त्रों की तारीफ करते जुलूस में बाप द्वारा लगातार चुप कराए जाने के बावजूद कहता रहा कि राजा नंगा है। मैं हृदयाघात, रक्तचाप और मधुमेह जैसे जानलेवा रोगों से भी नहीं मरा। मैं लड़ रहा था अरसे से इन रोगों के खिलाफ और जीत रहा था, और जीत रहा था। एक और छोटी सी कविता है, चिड़िया और कविता। चिड़िया और कविता। जितनी बार एक नई चिड़िया देखता हूं, जितनी बार एक नई चिड़िया देखता हूं, एक नई कविता लिखता हूं। जितनी बार एक नई चिड़िया देखता हूं, एक नई कविता लिखता हूं। दुनिया में 10,000 किस्मों की चिड़ियाएं हैं। दुनिया में 10,000 किस्मों की चिड़िया हैं, लेकिन मेरी कविताएं बहुत ही कम। दुनिया में 10,000 किस्मों की चिड़िया हैं, लेकिन मेरी कविताएं बहुत ही कम। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि मैं कविताएं नहीं लिख पा रहा, केवल यह कि मैं चिड़िया नहीं देख पा रहा। एक कविता है, वारंट। बादशाह को कविता से घृणा, संगीत से चिढ़ और चित्रों से एलर्जी थी। बादशाह को कविता से घृणा, संगीत से चिढ़ और चित्रों से एलर्जी थी। मुल्क के सभी कवि, संगीतज्ञ और चित्रकार या तो मारे जा चुके थे या थे कारावास में। शब्दों, सुरों और रंगों से विहीन यह समय बहुत मुफीद था बादशाहत के लिए। फिर एक दिन एक परदेसी आया उस देश, जैसा कि ऐसी कथाओं में आता ही है जी। उसने बादशाह को दिखाया गुलमोहर का सुर्ख पेड़ और जमीन पर गिरे कुछ फूल।
और कहा कि यह एक प्रेम कविता है। उसने सुनाई अमराई में कूकती कोयल की कूक और कहा यह राग मल्हार है। उसने दिखाया बारिश से धुले आसमान में उभर आया इंद्रधनुष और कहा ये धरती के प्रति बादल के आभार के रंग हैं। ये धरती के प्रति बादल के आभार के रंग हैं। बादशाह बेचैन हुआ। फिर जारी हुआ गुलमोहर, कोयल और इंद्रधनुष की गिरफ्तारी का वारंट। अगली कविता है परीक्षा। यही सिखाया गया था बचपन में, यही सिखाया गया था बचपन में कि परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। उत्तर पुस्तिका में पूरा प्रश्न न लिखो, हाशिए पर लिखो प्रश्न क्रमांक केवल। पहले जवाब दो आसान सवालों के, फिर बचे समय में हल करो कठिन सवाल। हम जीवन भर यही करते रहे, हम जीवन भर यही करते रहे। दिए आसान सवालों के जवाब इतने विस्तार से कि कठिन सवालों के लिए समय ही न बचा। बहुत अच्छा। दिए आसान सवालों के जवाब इतने विस्तार से कि कठिन सवालों के लिए समय ही न बचा। आसान जवाबों से मिले हमें पासिंग मार्क्स और एक कठिन जीवन। कठिन सवाल अभी भी सुलग रहे प्रश्न पत्र में और उनके प्रश्न क्रमांक हाशिए पर बगैर किसी उत्तर के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बिटिया शीर्षक से कुछ श्रृंखला से कुछ कविता थी, श्रृंखला की कविता, उसमें से एक तीसरी कविता है मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी। एक लड़की विमला चौहान, एक लड़की विमला चौहान सोच रही दूसरी लड़की लिली फर्नांडिस के बारे में। एक लड़की विमला चौहान सोच रही दूसरी लड़की लिली फर्नांडिस के बारे में। लिली चिंतित है राधा शर्मा के बारे में। राधा जानती सलमा कुरैशी का दुख, सलमा पहचानती मंजीत कौर की व्यथा। वाह, बहुत। शहर के इस छोर पर, शहर के इस छोर पर यदि आप हिलाएंगे एक लड़की को नींद में, शहर के इस छोर पर यदि आप हिलाएंगे एक लड़की को नींद में, शहर के दूसरे छोर पर चौंक जाएगी एक और लड़की। 10 मिनट बचे हैं और मैं बिल्कुल अब जुगलबंदी पर आता हूँ मिथिलेश जी। आइए थोड़ी आइए। लंबी कविता है ये, और ये कविता जी ये पहल में ज्ञान रंजन जी ने छापी थी। पहल 79 अंक में काफी अरसा हुआ और ये मेरे दूसरे संग्रह जुगलबंदी में संकलित है, जो कि आधार प्रकाशन से ही आया है। काफी विवाद चर्चा इस पर होती रही और विजय कुमार जी ने, उदय प्रकाश ने भी इस पर ऐसी टिप्पणियां की थी कि जिस पर जो मेरे लिए तो बहुत संबल का विषय रही, लेकिन बहुत विवाद और इस पर हुआ था। तो खैर ये लंबी कविता जुगलबंदी, ये पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद शफात अहमद खान की संतूर और तबले पर जुगलबंदी से प्रेरित है। शिव कुमार शर्मा जी तो हम जब जानते हैं, और संतूर वादक हमारे समय के सबसे बड़े संतूर वादक। लेकिन उस्ताद शफात अहमद खान साहब जो तबले के मास्टर थे, उस्ताद थे, उनका पिछले दिनों काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से 6-7 वर्ष उनकी मृत्यु, उनका इंतकाल हो गया। जब ये कविता लिखी थी मैंने तब दोनों थे, और खैर वो जुगलबंदी थी। तो जुगलबंदी जी, आपकी नजर। यह कविता साबरमती एक्सप्रेस के A6 कोच में कथित रूप से घटित घटना के बारे में है। अच्छा जी। यह कविता साबरमती एक्सप्रेस के A6 कोच में कथित रूप से घटित घटना के बारे में है। वह दुर्घटना
जिसके बारे में कहा जाता है कि थी वह एक काला इतिहास, एक गहरा धब्बा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर, सन 2002 के किसी मनहूस दिन गोधरा में। पढ़ता हूं फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद की रिपोर्ट क्रमांक 2, संदर्भ CR 9/2002, गोधरा रेलवे पुलिस स्टेशन, मौके पर की गई जांच, जिसमें दर्ज है पिघला हुआ लोहा, एल्यूमिनियम, 59 लोगों की राख का ढेर और उसमें दबी हुई चिंगारी, जिसने जन्म दिया था गुजरात के दावानल को। वाह, बहुत से तथ्य, निष्कर्ष और अनुमान दर्ज हैं उस रिपोर्ट में, उस फोरेंसिक रिपोर्ट में, कि 60 लीटर अति ज्वलनशील तरल पदार्थ आया होगा कहां से। कोच के पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ फैली होगी लपटें, किस तरह झुलसे होंगे आदमी, औरतें और बच्चे, रिपोर्ट में दर्ज है यह सब। लेकिन पूरी कविता फैंटेसी में है, लेकिन जो दर्ज नहीं है वो एक तथ्य, जो रहा ओझल मीडिया की लपलपाती आंखों से, नजरअंदाज हुआ जो प्रत्यक्षदर्शियों से भी, जो चूक गया गहन वैज्ञानिक परीक्षणों से। यह कविता साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में उस दिन दर्ज किया गया वही तथ्य है। उस दिन 2 यात्री और चढ़े थे उस बोगी में अलस सुबह, S6 कोच में। उस दिन 2 यात्री और चढ़े थे उस बोगी में अलस सुबह, और कुल जमा 50 मिनट 25 सेकंड की एक अभूतपूर्व जुगलबंदी हुई थी वहां स्वर और थाप की। एक थे पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्होंने खचाखच भरी बोगी में निकाल कर संतूर छेड़ दिया था राग कलावती। सा नी सा प ध सा नी सा नी सा ग रे नी सा नी ध प ध नी प नी सा। यह एक आलाप था, रचना विलंबित लय रूपक ताल, स्ट्राइकर से थिरक रहा था संतूर का एक एक तार। थम गया था शोर डिब्बे का और सांस रोककर सुना जा रहा था स्वर लहरियों को। पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनके बाल यूं ही नहीं घुंघराए थे जन्मजात, वह किसी छेड़े गए राग की संगत थी। कभी कभार उठाते अपना सिर झटका देकर और इस बहाने खोजते आसपास जमा स्तब्ध भीड़ में कुछ था तो सब पूरा पूरा, लेकिन फिर भी लग रहा अधूरा। यह एक आगाज था, एक शुभारंभ, एक सूर्योदय, जिसकी पहली पहली केसरिया किरणें बल खा रही थी झंकृत होकर समूचे डिब्बे में। सा नी नी सा प नी ध नी नी प नी सा। तभी ठीक 14 मिनट 43 सेकंड बाद प्रकट हुआ वह दूसरा यात्री, मुस्कुराते हुए एक देवदूत की तरह, उस्ताद शफात अहमद खान। खेल रहे थे मानो छुपा छाई, कि देखें बच्चू कितना बजा लेते हो बगैर मेरे। निकाले तबले कपड़े के बैग से और बगैर ठोक पीट के शुरू हो गई उंगलियां। ती तीना धीना धीना, ती ती नाना धी धी नाना धी धी नाना, ती ती नाना धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट, ती ती नाना धाधा तिरकिट धाधा तिरकिट, ती ती नाना धी धी नाना धी धी नाना। एक सुहागन जो भूली मांग भरना की सूनी मांग में बिछ गई थी सूरज की सारी लालिमा, और दीप्त हो उठा चेहरा कलावती का एक अपरिभाषित गरिमा में। यह पहली जुगलबंदी थी संतूर और तबले की। ठीक 25 मिनट 20 सेकंड बाद जब थमी उंगलियां, तब भी जारी थी स्वर लहरियां होकर परावर्तित दीवारों और छत से डिब्बे की। लौट रही दुगनी पेट चुकी थी हर हृदय हर मस्तिष्क में। चूंकि इस समय संसार का सबसे अलौकिक स्थल था S6,
चूंकि वह नहीं था बाजार, इसलिए कमर्शियल ब्रेक भी नहीं था। शुरू हो गया संवाद फिर उंगलियों की भाषा में। दिन दिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना, दिन दिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। राग था कलावती ही, रचना मध्य लय एक ताल। कोई नहीं जानता था पूर्णत्व की परिभाषा, मगर सब महसूस रहे थे कि हाँ यही है शायद। मगर सब महसूस रहे थे कि हाँ यही है शायद, शायद नहीं बिल्कुल यही, 100%। राग कलावती मध्य लय एक ताल छेड़ रखा था पंडित शिव कुमार शर्मा ने, जो पैदा हुए जम्मू में, रचाया संगीत अपनी शिराओं में। 5 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता पंडित उमादत्त शर्मा और गुरु बनारस के पंडित बड़े रामदास जी की छांव में। संतूर के साथ वह अकेला योद्धा लड़ता रहा संगीत के पंडों और उनके दंभ से। इट वॉज एन इंटेंसिव लोनली बैटल against the rigid orthodoxy which had declared Santur as totally unsuitable to the demand of Indian classical music, किसी ने कहा था। टकराती है आंखें अचानक दोनों उस्तादों की, भरी हुई कूट भाषा से भरने लगती है चौकड़ी कलावती, द्रुत लय 3 ताल में 16 मात्राओं के साथ। धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता ता दिन दिन दा, ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना ना तिन तिन्ना ता धिन धिन्ना। साबरमती भी क्या दौड़ रही थी, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी मध्य तो कभी द्रुत लय में, संगत बिठाती स्वरों से जो गूंज रहे थे S6 कोच में। पटरियां बदलते वक्त हो जाती धीमी, आवाज कम से कम, ताकि टूटे न लय इस जुगलबंदी की। बेसुध थे यात्री उस कोच के सूरदास की गोपियों की तरह, बीड़ियां बुझ चुकी थी कब की, सूख चुकी थी पूड़ियां हाथों में ही, और दुबक गई थी अचार की गंधे कोने में। माए भूली ढांपना उघड़े स्तन अपने, और बच्चे छोड़कर दूध स्वर लोरियों के सहारे डूब चुके थे गहरी नींद में। 18 मिनट 45 सेकंड की इस दूसरी जुगलबंदी के बाद फिर इशारा हुआ दोनों के बीच, और बगैर अंतराल के मुड़ गई दिशा स्वर लहरियों की। रचना मिश्र खमाज ठुमरी अंग्र दादरा ताल। रचना मिश्र खमाज ठुमरी अंग्र दादरा ताल। धक्क धिना दिन तक धिना दिन। पूरी हो गई क्या? नहीं, बीच में एक फोन आ गया था। हाँ, बेसुध थे एक 18 मिनट 45 सेकंड की इस दूसरी जुगलबंदी के बाद फिर इशारा हुआ दोनों के बीच, और बगैर अंतराल के मुड़ गई दिशा स्वर लहरियों की। रचना मिश्र खमाज ठुमरी अंग दादरा ताल। धक्क धिना दिन तक धिना दिन तक धिना दिन धक्क धिना दिन। साबरमती एक्सप्रेस का S6 कोच साक्षी था उस अलौकिक सम्मोहन का। जब मरा हुआ चाम हो उठता है जीवित दूसरे चाम के स्पर्श से। उस्ताद शफात अहमद खान, दिल्ली घराने के कलाकार, जिन्होंने सीखा संगीत अपने पिता एवं गुरु छम्मा खान से, जो सिद्ध हस्त थे बजाने में चाटी का बाज। परंपरा 18वीं शताब्दी की, जिसे रखा जीवित इस उस्ताद ने तमाम उपेक्षाओं के बावजूद। जुगलबंदी नहीं यह प्रार्थना थी दरअसल, के लहलहा उठे मुरझाई फसलें, बहने लगे झरने सदियों से सूखे, भर जाए उजास से अंधेरी सुरंगे दुनिया की,
स्पंदन होने लगे पत्थरों में। चरम पर जब पहुंची जुगलबंदी, आंखें मुंदी और प्रार्थना में उठे हुए थे हाथ। चरम पर जब पहुंची जुगलबंदी, आंखें मुंदी और प्रार्थना में उठे हुए थे हाथ। अल्लाह ने ले लिया था सभी को अपने अमान में। देवता बरसा रहे थे फूल आकाश से सिक्स कोच पर। उन फूलों का भी जिक्र नहीं है कहीं फोरेंसिक रिपोर्ट में। वाह वाह वाह। चलती रही जुगलबंदी, चलती रही जुगलबंदी। समय भी था भौचक रुका हुआ एक जगह कि आखिर कौन कर रहा है किसकी संगत। यह एक काफिर और एक म्लेच्छ की जुगलबंदी थी। यह एक काफिर और एक म्लेच्छ की जुगलबंदी थी जो दुनिया को एक लय में बांध लेना चाहती थी। यह जुगलबंदी एक विस्तार था उन जुगलबंदियों का जो खेतों कारखानों में पसीना बहाते, पत्थर तोड़ते, मकान बनाते, क्रिकेट और हॉकी खेलते, या विवाह के मंत्रोच्चार के बीच शहनाई बजाते उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा की जाती है। जुगलबंदी जो इकबाल नारायण जैसे नामों, शहनशाह अकबर के साम्राज्य, शरद जोशी, नासिरा शर्मा, अमजद अली खान और शाहरुख खान जैसे लोगों के घरों, या अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के प्रगाढ़ आलिंगन में मौजूद होती है। तभी ट्रेन रुकी झटके से। स्वर लहरियों ने खामोश कर दिए थे उन्मादी नारे। उतर गए दोनों योद्धा, उतर गए दोनों योद्धा साथी गलबहियां करते। पंडित शिव कुमार शर्मा और उस्ताद शफात अहमद खान अपने हथियारों समेत चीर कर भीड़ को करते हुए गर्जना, ना समझो यह जुगलबंदी का देश है। अब क्या इसके बाद यह कहने की जरूरत है इस कविता में कि थम गई थी भीड़ वहीं और फेंक दिया गया था अति ज्वलनशील तरल पदार्थ वहीं कहीं झाड़ियों में, कि फरवरी 2002 की 27 तारीख को साबरमती एक्सप्रेस के 6 कोच में नहीं हुआ था कोई हादसा, कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अहमदाबाद की रिपोर्ट क्रमांक 2 CR नंबर 9/2002 में दर्ज निष्कर्ष दरअसल किसी भयावह दुस्वप्न के हैं। दुस्वप्न जिसे देखने के लिए अभिशप्त थे दुनिया के तमाम लोग एक साथ, और जिसने जन्म दिया था दुस्वप्नों की एक श्रृंखला को, कि लय, ताल, प्रेम और आनंद से ठसाठस भरी उस तरल बोगी में जगह कहाँ थी किसी लपट की, कि यह दुस्वप्न एक महान रचना में प्रक्षिप्त एक ऐसा क्षेपक है जिसका कोई संबंध नहीं होता मूल पांडुलिपि से। वाह धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये थी जुगलबंदी जी। और तो आप सुन रहे थे कवि मित्र निरंजन श्रोत्रिय को, और इनकी कविताओं का एक विस्तृत फलक और उसका आस्वाद आपने सुना और महसूस किया। जुगलबंदी उस हाइट की कविता है, और ये सचमुच तब या उसके बाद, यानी कि गोधरा के बाद लिखी गई होगी। और देखिए कि कैसे सामूहिक एकता की चेतना की ये कविता है। दो दो कलाकारों के माध्यम से समाज में उस शांति और एकता की स्थापना का संदेश इस कविता से हम महसूस करते हैं। और वो एकता, वो अहिंसा फिर अचानक हिंसा में बदल जाती है, और उसके बाद की चीजें हमने देखा भी, सुना भी, वो चीखें सुनी और उसके बाद उसकी प्रतिक्रियाएं देखी। लाजवाब कविता है। मैं निरंजन श्रोत्रिय जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने लिखावट के लिए समय दिया और अपनी
अमूल्य कविताएं सुनाई। सब कविताएं अच्छी लगी मुझे और ये शाम बहुत सार्थक सी लगने लगी। तो अब हम यहाँ से विदा लेते हैं, लेकिन ये पूरा कविता पाठ यूट्यूब पर, लिखावट के यूट्यूब लिखावट दिल्ली पर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा और वहाँ रहेगा। आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और लिखावट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बहुत इन्हीं बहुत शब्दों आभार, के बहुत बहुत आभार मिथिलेश जी, आपका भी, लिखावट का भी, और आपके इस कविता प्रेम का भी, कविता के लिए प्रेम। और कितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार दोहराना पाऊंगा,